हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो इस समय हम क्या देख रहे हैं? इस समय हम लोग लूसेंट में पॉलिटी को देख रहे हैं और पॉलिटी में भी हमने कई चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किए थे जिसमें फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसे हम देख रहे थे। कल हमने जो है आर्टिकल 19 तक आर्टिकल 22 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आर्टिकल 23 से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा जो मतलब कि फंडामेंटल राइट है इसको समाप्त कर देंगे आज की वीडियो में। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ कहाँ से रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हम लोग लूसेंट की जो जीके की बुक आती है वहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। इवन लूसेंट से कुछ ज़्यादा ही आपको जानने को मिलेगा। तो इस वजह से पूरी की पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखा करिए और लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको कर दिया करिए। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी वीडियो। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। हमने अपने इसी चैनल पर लूसेंट की जो कंप्लीट हिस्ट्री है वो कंप्लीट करा दी है, तो उसको ज़रूर देख लें। ज्योग्राफी में भी कई सारे चैप्टर्स हैं जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कि ये कहें कि अगर जो स्थलमंडल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है तो उसको भी देखें। यूपीपीसीएस का जो एमसीक्यू है, पीवाईक्यूज़ फॉर्म मतलब पीवाईक्यूज़ का जो एमसीक्यू फॉर्म है उसको हम देख रहे हैं, तो उसको भी ज़रूर देखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल पर मिल रही हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपनी वीडियोस को पूरा का पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमने कल क्या क्या देख लिया? तो फंडामेंटल राइट जो कि हमारे संविधान का भाग 3 है, जिसमें आपको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक का प्रोविज़न किया गया है। यानी कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। हमने ये देखा कहाँ से हमने लिया है, तो इसको हमने यूएस के संविधान से लिया है, ये भी हमने देख लिया। आगे चल के फिर हमने अनुच्छेद 12 को देखा जिसमें राज्य की परिभाषा थी, और अनुच्छेद 13 देखा, 14 देखा, 15 देख लिया, 16 भी देख लिया था, 17 भी देख लिया था और 18 भी देखा था, 19 को भी देख लिया था। साथ में हमने 21 और 22 आर्टिकल को भी देख लिया था। आज हमें देखना है अपना जो तीसरा अधिकार है। जैसे कि मैं कल ही बता चुकी हूँ कि अभी हमारे पास वर्तमान में टोटल 6 अधिकार हैं। पहले हमारे पास ये 7 अधिकार थे। जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक अधिकार से हटा करके उसको आर्टिकल 300 ए में लीगल राइट के रूप में रख दिया गया है। तो अभी हमारा जो फंडामेंटल राइट है अभी टोटल 6 ही बचा है। तो इन 6 में हमने कल 2 देख लिया था, आज हम जो तीसरा है उसको देखने वाले हैं। तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल इसमें आपको 23 और 24 मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे कि जो आर्टिकल 23 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा अनुच्छेद 23 है ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव का दुर्व्यापार मानव का जो दुर्व्यापार है वो नहीं किया जाएगा और जो बलात् श्रम है वो भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि बलात् श्रम का निषेध है। और ये सब आपको कहाँ मिलता है? ये सब आपको अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मिलता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति की यानी कि मानवों की खरीद फरोख्ती नहीं की जाएगी, यानी कि उनको खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। और इसी के साथ साथ बेगारी जो कराई जाती है ना, बिना मतलब कि पैसे के काम कराना या फिर जबरन मतलब श्रम कराना, तो ये सारी चीज़ें भी किसी भी व्यक्ति से नहीं कराई जा सकती। और ये उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23 के तहत। यानी कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, उनको ज़बरदस्ती उनसे काम नहीं कराया जाएगा, बिना बेगार के यानी कि बेगार के रूप में काम नहीं कराया जाएगा, यानी कि बिना मजदूरी, जितना काम किया है उतना आपको उतनी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो अधिकार है ये हमको आर्टिकल मतलब 23 में मिलती है। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारा आर्टिकल 23 है अगर इसका कहीं उल्लंघन होता है तो इसमें दंड का प्रावधान है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आपके साथ इस तरह की हरकतें की जाती है, यानी कि खरीद फरोख्त करना या फिर बेगार कराने का प्रयास किया जाता है, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। यद्यपि आप देखेंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमको अधिकार देता है, वो मतलब सज़ा वगैरह की बात नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें सज़ा का प्रावधान किया गया। जैसे हमने कल ही बताया था आर्टिकल जो 17 है उसमें सज़ा का प्रावधान है, और आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है ये भी दंडनीय अपराध हैं। तो ये हमने देखा आर्टिकल 23। लेकिन एक बात और है जो कि अपवाद है। जैसे अगर ज़रूरत पड़ी, यानी कि अगर कोई मतलब राष्ट्रीय सेवा का मुद्दा है, तब आपको
मतलब इस तरह के काम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी कि अगर ज़रूरत पड़े राष्ट्रीय सेवा के लिए तो आपको काम कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है बिना एक्स्ट्रा मजदूरी किए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे सपोज़ दैट जब हमारे यहाँ जब कोरोना का काल था, यानी कि 2020-21 में हमने देखा कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे जो मतलब कि काम करने वाले थे उनसे एक्स्ट्रा काम लिए गए, मतलब टाइम से उनको छुट्टी नहीं दी गई। जो पुलिस वगैरह थी उनकी तैनाती अधिक से अधिक कर दी गई। जहाँ पे मतलब कि काम नहीं था वहाँ पे अन्य जो सैनिक बल हैं उनको भी उतारा गया। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं इसके एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय सेवा का मुद्दा था, यानी ये राष्ट्रीय विषय का मुद्दा था। तो ये जो चीज़ है ये अपवाद है। अगर राष्ट्रीय विषय की बात आएगी तो आपसे जबरन श्रम कराया जा सकता है। तब आपका आर्टिकल 23 वहाँ पे उठ करके नहीं आएगा कि देखिए भाई आपसे जबरन श्रम किया जा रहा है। तो वहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी संरक्षण नहीं देने वाला है। जैसा कि जो हमारा मूल अधिकार है उसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही है। तो इस वजह से आपको ये आर्टिकल 23 में राष्ट्रीय सेवा के मुद्दे में संरक्षण नहीं मिलेगा। आर्टिकल 24 हमारा क्या कहता है? तो जो आर्टिकल 24 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम इतने आर्टिकल्स तो याद ही होने चाहिए। तो जो हमारा आर्टिकल 24 है वो क्या कहता है? वो बालकों से रिलेटेड है, यानी कि बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और ये कहाँ पे बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो बाल जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि जिन बच्चों की जो उम्र है वो 14 साल से कम है, अगर जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है उनको किसी भी खतरनाक काम में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी कि उन्हें आप किसी भी खतरनाक काम में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप उन्हें खान में, जैसे कोयले की खान हो गई, कोई भी माइनिंग है वहाँ पे आप इनको नहीं लगा सकते हैं। आप उन्हें किसी केमिकल फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो खतरनाक मतलब काम है वहाँ पे बच्चों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये आपको कहाँ से मिलता है? तो ये अनुच्छेद 24 हमें ये सुरक्षा या संरक्षण देता है। अब ये बात अलग है कि घर में आपसे चूल्हा बर्तन करवाया जा सकता है, घर में आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है, मम्मी पापा आपसे रात दिन काम ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, उनको छूट मिली हुई है। बस आपको खतरनाक कामों में नहीं मतलब कि लाया जाएगा। जैसे हम लोग क्या है 14 साल के नहीं थे, उससे बहुत पहले से ही घर में सारे काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा सबका धुलना, सारे काम हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे ये हमारा आर्टिकल 24 नहीं आया कि उनको बचाने आ जाए कि देखो भैया छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं कराना, तो मम्मी पापा करवा सकते हैं। अब जैसे होटल वगैरह है उसमें बर्तन वगैरह धुलने का काम, चाय देने का काम, ये सारे काम भी आप करवा सकते हैं बच्चों से, लेकिन खतरनाक काम नहीं करवाएंगे, किसी फैक्ट्री वगैरह में उनको नहीं लगाएंगे। और ये हमें कहाँ से सुरक्षा मिली हुई है, या यह अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? तो ये अधिकार आर्टिकल 24 के तहत मिलता है। हालांकि गांव में आकर के देखेंगे तो ये सब कहने की बातें हैं, छोटे छोटे बच्चे जा कर के खेतों में काम करते हैं, फरुआ वगैरह भी चलाते हैं, जबकि जिस टाइम पे उनको पढ़ना लिखना चाहिए उस टाइम पे गरीब जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, या ये कहें कि जिनके पास मतलब पैसे का बहुत अभाव है, वो लोग रात दिन काम करते ही रहते हैं। तो अब ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इतनी इजी नहीं हैं, लेकिन हाँ जानिए कि 24 के तहत आपको बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की जो है वो मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया है कि बालकों को किसी भी तरह के खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। अब हम देखेंगे जो हमारा चौथा राइट है वो क्या कहता है। तो जो हमारा चौथा राइट है वो क्या है? वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अपने धर्म को मानने का जो अधिकार है, ये आपको कहाँ से मिलता है? तो ये आपको आर्टिकल 25 से 28 के मध्य में दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखेंगे जो आर्टिकल 25 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 25 है वो संबंधित है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, और धर्म को अबाध रूप से बिना बाधा के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। आचरण और जो प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये आपको कहाँ से मिलती है? तो ये आपको आर्टिकल 25 के तहत मिलती है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 25 जो कि हमको कहता है कि आप अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और ये स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 के तहत दी जाती है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है वो अपने धर्म को आराम से जैसा मन करे वैसे उसको माने, उसका प्रचार प्रसार करे। लेकिन हाँ, प्रचार प्रसार करने में ये नहीं है कि आप प्रचार प्रसार करने के लिए किसी का जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराएं, तो ये सारी चीज़ की जो स्वतंत्रता है वो नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप
चाहे हाथ जोड़ करके अपनी पूजा पाठ करें, चाहे हाथ मतलब कि फैला करके करें या सजदा करके करें, ये सब आपका अपना जो है राइट है, आप उसको किसी भी तरह से करिए। ये सब कहाँ से हमको मिलता है? तो ये हमें आर्टिकल 25 के थ्रू दिया गया है। आगे हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 26 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 26 है वो कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको मिलती है। धार्मिक कार्यों के स्वतंत्र की धार्मिक कार्यों के धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है ये हमें कहाँ से मिलती है? तो ये हमें अनुच्छेद 26 के तहत मिलती है। तो जो हमारा अनुच्छेद 26 है वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए किसी भी संस्थान की स्थापना करना, उनका पोषण करना और विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 26 के तहत मिलती है, यानी कि आप अपने धर्म के हिसाब से किसी संस्थान को बना सकते हैं। उसमें जो है उस जिस तरह से संपत्ति वगैरह, जैसे चंदा वगैरह लेकर के संपत्ति अर्जित की जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और उसका स्वामित्व, उसका मतलब कि कैसे संचालन करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये कहाँ हमें दी गई है जो स्वतंत्रता है? तो ये हमें आर्टिकल 26 के तहत स्वतंत्रता दी गई है। तो 25 में क्या था? 25 में था कि आप अपने मतलब धर्म को जैसे चाहें वैसे मानें, जैसे चाहें वैसे प्रचार प्रसार करें। और 26 में क्या है कि आप अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए जो है किसी संस्थान की स्थापना वगैरह कर सकते हैं। आगे हमें आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है? तो जो हमारा आर्टिकल 27 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कोई भी टैक्सेस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह का टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी? जैसे अभी आप देखेंगे कि हम लोगों के यहाँ हिंदू राष्ट्र बनने का बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो कि इम्पॉसिबल टाइप का ही है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बातचीत चल रही है, कल को हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कह सकती कि हम लोग मुसलमानों से जो है टैक्स लेंगे, मुस्लिम्स से टैक्स लेंगे, अपने भारत देश को हिंदू राज्य बनाएंगे। जैसे इसके पहले आप देखेंगे जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था तो हम लोगों से लिया जाता था एक टैक्स जजिया। तो जो मुस्लिम शासक थे वो जजिया नामक टैक्स लिया करते थे। और तो इस तरह के जो टैक्स हैं ये किसी भी जो है धर्म को मानने वाले व्यक्तियों से नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ली जा सकती है, भी आपसे ली जा सकती है आपसे। अब सपोज दैट आपको हज करने जाना है, आप अगर आप लोग मुस्लिम हैं तभी हज करने जाएंगे, और अगर हिंदू हैं तो सपोज दैट गया करने जाना है या रामेश्वरम धाम जाना है, तो उसके लिए यहाँ जाने के लिए आपसे किसी तरह की अगर कोई फीस की आवश्यकता हो तो उसको वसूला जा सकता है। लेकिन किसी एक धर्म के उत्थान के लिए किसी अन्य धर्म से टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई करता है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आप इसके लिए डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 28 क्या कहता है। जो हमारा आर्टिकल 28 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और ऐसे जो शिक्षण संस्थान है वो अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें कुल मिला के यही है कि अगर कोई मतलब ऐसा स्कूल है जो राज्य के वित्त पोषण से चलता है, यानी कि गवर्नमेंट के वित्त पोषण से चल रहा है, तो वहाँ पे किसी भी तरह के कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि आप ये कहिए कि जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सरकार मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी स्पेसिफिक प्रवचन या कुछ और भी सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सपोज दैट कोई एक विद्यालय है और वो सरकारी विद्यालय है और उसमें जो है बहुत सारे बच्चे मुस्लिम हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदू हैं, और कोई आया गीता का उपदेश देना स्टार्ट कर दिया, तो जो मुस्लिम बच्चे हैं अगर वो अपनी खुशी से उसको सुनना चाहें तो मतलब सुन सकते हैं। अगर वो नहीं सुनना चाहते तो आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं चलो सुनना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। और ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये आर्टिकल 28 के तहत ये फंडामेंटल राइट है कि हमें आप या ये कहें कि
किसी भी गवर्नमेंट विद्यालय में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा मतलब किसी एक धर्म को के हिसाब से वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और सपोज दैट कल को किसी भी तरह का कोई प्रवचन उपदेश वगैरह हो रहा है तो अगर हमारी इच्छा नहीं है या हम उस धर्म को मानने वाले नहीं हैं तो आप ज़बरदस्ती हमें उसे सुनने के लिए या उसका आचरण करने के लिए मतलब कि बाध्य नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 28 के तहत हमें मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट है हमारा। अब हम देखेंगे जो हमारा 5वां राइट है वो क्या है। तो जो हमारा 5वां राइट है, टोटल 6 राइट है जिसमें हमने 4 राइट ऑलरेडी देख लिए हैं। जो हमारा 5वां राइट है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से शामिल हैं? आर्टिकल 29 और तो अनुच्छेद 29, जो हमारा अनुच्छेद 29 है वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग इनके हितों के संरक्षण के बाद के हितों के संरक्षण की जो बात है ये आपको आर्टिकल 9 में दिया गया है, हितों की संरक्षण। और इसमें आप देखेंगे कि इन्हें 3 चीज़ों को अपने संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें उनकी भाषा है, मतलब कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने भाषा, अपनी लिपि और अपने संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट होगा। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और केवल भाषा, जाति और साथ में धर्म और संस्कृति के आधार पर उन्हें किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तो कौन कौन से आधार बताए गए हैं किसी भी मतलब कि सरकारी शैक्षिक संस्था में नहीं रोके जाने के? तो वो आप देखेंगे कि उनकी भाषा, उनकी जो भाषा है, उनकी जो जाति है, भाषा, जाति और साथ में धर्म और संस्कृति, भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उन्हें किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। ये चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? तो ये हमें आर्टिकल 29 के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट है हमारा, दैट मीन्स अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनका फंडामेंटल राइट है। एक नोट में दिया गया है लूसेंट में ही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सारी चीज़ें हम लोग लूसेंट से ही कवर कर रहे हैं। तो वर्तमान में 6 समुदाय हैं जिसमें आप देखेंगे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा हमारे यहाँ प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जो है उन्होंने 15 सूत्री कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था। ये 15 सूत्री कार्यक्रम कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आप चाहें तो इसको जा करके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो आर्टिकल 30 है वो क्या कहता है। तो वो आधार जरूर याद रखिएगा, जो 4 आधार मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 30। तो आर्टिकल जो 30 है वो क्या कहता है? जो हमारा आर्टिकल 30 है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन और उनके प्रशासन से संबंधित जो अधिकार है ये आपको कहाँ दिया गया है? तो ये आपको आर्टिकल 30 में दिया गया है। तो इसमें बताया जाता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी पसंद के शैक्षिक संस्था को चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। और ये कहाँ दिया गया है? तो ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। और हाँ, आपको ये जो लिखी जा रही है ये वाली PDF नहीं, जो लूसेंट की PDF है, लूसेंट बुक की जो PDF है वो कहाँ मिल जाएगी? तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है जुनून पढ़ाई का। तो वहाँ पे जो लूसेंट बुक की PDF है वो आपको मिल जाएगी। तो हमने देख लिया 5वां अधिकार, जिसमें आपने देखा अल्पसंख्यक वर्ग और उनके शिक्षा संबंधी अधिकार थे, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार थे वो आपको 29 और 30 के मध्य मिले। और अब लास्ट में एक अधिकार है सबसे अंतिम, और 31 जो है वो रिवील हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसमें संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको रिवील कर दिया गया। अभी वो 300 का में है, तो यहाँ पे उसको हमें नहीं पढ़ना है। अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे जो अपना आर्टिकल 32 है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं होगा? अब इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही इसको BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा कहा है। तो जो आर्टिकल 32 है इसको अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा। ये
मतलब ये एक बात रही। अब हम देखेंगे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, ये है क्या? तो इसमें कुल मिला के यही बताया गया है कि यदि संसद के द्वारा कानून बना करके या किसी भी प्रक्रिया से आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, कम किया या उनको कम किया जाता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे अपील कर सकते हैं कि देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है, आप संरक्षण दीजिए। तो ये जो सुविधा आपको मिलती है कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 32 के तहत ही मिलती है। तो जब आप जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट कुछ तो करेगी ही। तो इसके बाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है। अब ये मत सोचिएगा कि हाई कोर्ट नहीं करती, हाई कोर्ट भी करती है 5 प्रकार की रिट जारी, बस थोड़ा सा उनका विस्तार ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट के मतलब के लिए ही 5 प्रकार की रिट जारी करती हैं। तो हम 5 प्रकार की जो रिटें हैं उन्हें देखते हैं, उसके बाद उनको डिटेल में देख लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है उसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है हमारा परमादेश, तीसरा, और इसका अंग्रेजी में भी देखते चलते हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा पूछा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं, दूसरा है परमादेश यानी कि मैंडमस, तीसरा है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेषण यानी सर्सियरी, और पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी की जाती है और हम देखेंगे अब इनको डिटेल में। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बताया जाता है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसके तहत सबसे पहले तो यही जानिए कि ये जो वर्ड है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको लिया कहाँ से गया है? तो इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपके पास शरीर है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि आपके पास शरीर है, शरीर है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो और इसमें क्या बातचीत है? तो इसमें केवल इतनी सी बातचीत है कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और उसके द्वारा जो न्यायालय है बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देते हैं कि वह जो बंदी बनाए गए व्यक्ति है उसको निश्चित स्थान और निश्चित समय पर उपस्थित करे, तो जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के जो कारण है उन पर विचार कर सके। तो शरीर उपस्थित करना कुल मिला के यही है कि शरीर उपस्थित करना। इसको शरीर उपस्थित करने से ही याद रखिएगा, जब भी पूछा जाता है तो ऐसे ही ऐसे ही पूछा जाता है, मतलब कि शरीर उपस्थित करना। अब दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं परमादेश को मैंडमस, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। और हाँ, इसके नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम आदेश देते हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये परमादेश है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और इसमें क्या बातचीत है? तो परमादेश का जो लेख है उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का जो है निर्वाह नहीं करता, और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई पदाधिकारी जिसका जो काम है वो उसको ढंग से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि आप उस काम को करिए ढंग से, ये हम आदेश देते हैं। तीसरा क्या है? तो जो हमारा तीसरा है वो आपको मिलेगा प्रतिषेध। और ये प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, यानी प्रोहिबिशन जो है वो इससे रिलेटेड है। और इसमें क्या बातचीत है? तो ये जो है ये आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के द्वारा निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ आप कार्यवाही ना करें, क्योंकि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अब जैसे जो हमारी मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के ऊपर इस तरह का जो है फैसला दे सकती है, जैसे कोई मामला हो और वो हाई कोर्ट के मतलब कि जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर हो, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ये उसके लिए जो प्रोहिबिशन है या
मतलब प्रतिषेध रिट है वो जारी कर सकती है और जारी करके उस मामले को अपने पास मंगा सकती है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको प्रोहिबिशन यानी कि जो हमारा तीसरा मतलब रिट है उसमें मिल जाता है। जो हमारा चौथा रिट है वो क्या कहता है? तो जो हमारी चौथी प्रकार की रिट है, चौथी, वो क्या है? तो वो उत्प्रेषण, उसको कहते हैं उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का जो पहले शाब्दिक अर्थ होता है ये जानिए। इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, प्रमाणित होना या सूचना देना। तो प्रमाणित होना या सूचना देना ये उत्प्रेषण से संबंधित है। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसके द्वारा आप देखेंगे कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास जो लंबित मुकदमे हैं उनको न्याय निर्णयन के लिए अपने वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। जैसे हमारा जो किसी राज्य का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसके पास कुछ मामले हैं जो बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए हैं, यानी कि उनका जो मतलब उपाय दैट मीन्स अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। तो फिर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है आदेश दे सकती है या वो उत्प्रेषण रिट जारी करके ये कह सकती है कि जो आपके पास मामला लंबित पड़ा हुआ है उसको हमारे पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये है उत्प्रेषण। अब हम देखेंगे पांचवा क्या है? पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा की बात करेंगे। अधिकार परीक्षा, ये जो अधिकार परीक्षा है इसमें कुल मिला के ये पूछा जाता है कि आपको क्या राइट है, यानी कि आपके क्या अधिकार हैं। तो ये किसके लिए जारी किया जाता है? तो ये किसी व्यक्ति, ये जो है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय के द्वारा अधिकार परीक्षा मतलब कि रिट जारी की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता तब तक वो फिर उसको उस कार्य को करने से रोक दिया जाएगा। तो ये थी हमारी 5 प्रकार की रिट, जिसमें हमने देखा क्या है? पहले हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि सशरीर उपस्थित करना। दूसरा हमने देखा परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं। और ये ना उत्तर प्रदेश पीसीएस में यही मतलब शब्दावली एक बार पूछी गई है, इस वजह से मैं दोबारा से इसको बता रही हूँ। प्रतिषेध यानी कि रोकना, और उत्प्रेषण प्रमाणित होना या सूचना देना, और अधिकार परीक्षा यानी कि आपका क्या प्राधिकार है, यानी आपके पास क्या अधिकार है इस पार्टिकुलर काम को करने के। तो ये सारी चीज़ें रहीं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इसी के साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल जो राइट्स थे, कल की क्लास और आज को मिला करके हमने आर्टिकल 12 से आर्टिकल पूरा का पूरा 32 तक देख लिया। और आर्टिकल 33, 34, 35 आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो लूसेंट में दिया भी नहीं गया है, डायरेक्टली जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं भी नहीं, पूछा भी नहीं जाता है सबसे बड़ी बात। तो अब हम देखते हैं जो मतलब कि दंड दिए जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ शब्दावलियां हैं जो कि लूसेंट बुक में दी हुई हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो दंड से संबंधित जो अनेक शब्दावलियां हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्षमा। और ये सारे शब्द आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो जो राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 72 के तहत, और हमारे जो राज्यपाल हैं राज्यों के उनको भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, तो उसमें ये सारे शब्द आपको देखने के मिलेंगे। क्षमा, परिहार, विराम, उसके साथ प्रविलंबन और हाँ यही लघुकरण कहाँ चला गया, चलिए आप भी देखते हैं। तो ये जो परिहार है ये नीचे आएगा, पहले आएगा लघुकरण, और इसमें लघुकरण हमने नहीं लिखा है, हम हालांकि लिख के बता देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षमा। क्षमा दैट मीन्स पार्डन। तो ये जो क्षमा है इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इसको मतलब पार्डन। और अगर मतलब क्षमा कर दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका तकनीकी मतलब यही हुआ कि आपने जैसे पहले से कोई अपराध किया ही नहीं था, यानी कि पूरी तरह से आपको उस अपराध से मुक्त कर दिया गया या पूर्णतः माफ़ कर दिया गया। आपको किसी भी तरह की कोई भी सज़ा उसके लिए नहीं दी जाएगी। और इसका जो टेक्निकल मतलब कि अर्थ हुआ, उसका यही अर्थ होता है कि आपने अपराध जैसे कभी किया ही नहीं था। तो ये था क्षमा का मतलब। उसके बाद आप देखेंगे लघुकरण, जिसको कम्यूटेशन कहा जाता है। और जो लघुकरण है कम्यूटेशन, उसको कम्यूटेशन कहते हैं। लघुकरण को कम्यूटेशन कहा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो लघुकरण का मतलब है जो सज़ा है उसकी प्रकृति को चेंज कर देना। जैसे पहले अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ था तो इसकी जो प्रकृति है उसको चेंज करके उसको फिर कठोर कारावास में चेंज कर दी जाए, यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं वो कम्यूटेशन यानी कि लघुकरण कहलाती हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है परिहार।
तो जो तीसरा है वो है परिहार यानी कि रेमिशन। तो परिहार को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेमिशन, परिहार को कहा जाता है रेमिशन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सज़ा की अवधि है उसको चेंज कर दी जाती है। जैसे सपोज दैट कल को किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 5 साल की सज़ा मिली थी जेल, तो उसको घटा करके 2 साल या 1 साल या 3 साल कर दिया जाना। तो ये जो किया गया, ये जो प्रक्रिया है ये रेमिशन यानी कि परिहार के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे अपना जो अगला है वो क्या है, वो है विराम। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है विराम, जिसको रेस्पाइट कहा जाता है, रेस्पाइट कहते हैं विराम को। और इसमें क्या होता है, तो किसी विशेष परिस्थिति की वजह से जो सज़ा है उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है तो उनकी जो है, अगर सपोज मृत्युदंड वैसे मिलता नहीं जल्दी, लेकिन सपोज दैट अगर उनको कोई कठोर जो है कारावास मिला था तो उसको हो सकता है थोड़ा मतलब कि कम कर दिया जाए। और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक अपंग है तो उसके लिए भी इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो कर दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट में अपना जो पांचवा, ये दरअसल पांचवा होना था, इसको चौथा लिखा हुआ है। तो ये जो पांचवा है इसको प्राविलंबन कहते हैं यानी कि रेप्रीव। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राविलंबन यानी कि रेप्रीव, रेप्रीव। और इसमें क्या होता है, तो रेप्रीव में होता है कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। जैसे जो फांसी है, सपोज उसको इस पर्टिकुलर डेट को फांसी होनी थी तो उसको जो है टाल दिया जाए, कुछ आगे या कुछ पीछे, जो भी मैटर हो, पीछे तो नहीं करेंगे, आगे ही बढ़ाएंगे। तो ये है प्राविलंबन। यानी दंड से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ थी जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। जो आर्टिकल 72 है वहाँ पे राष्ट्रपति को ये शक्ति है, और आर्टिकल 161 के तहत शायद राज्यपाल हैं जो, उनको भी ये शक्ति मिलती है। और जो राज्यपाल है वो केवल एक शक्ति नहीं कर सकते, जो क्षमा है वो उनके पास नहीं होती, यानी कि मृत्युदंड को वो क्षमा नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि अंतर है जो हम उस टाइम पे देखेंगे जब हम इन लोगों की शक्तियों को देखना स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो संशोधन है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे एक मामला आता है 1967 में। 1967 में एक मामला आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। और इसमें क्या बताया गया था, तो इसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया था कि जो आर्टिकल 368 है इसमें मूल अधिकार को शामिल किया गया, और बताया गया कि इसमें संविधान मतलब कि जो हमारा मूल अधिकार है उसमें 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि आगे चल करके जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसी मामले में ये सुनवाई करते हुए ये कहा कि जो हमारा मूल अधिकार है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और आगे चल करके फिर एक संविधान संशोधन होता है उस टाइम पे जब मतलब जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी वो पीएम थी, तो उस समय पे एक संविधान संशोधन होता है जिसको हम लोग 24वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और ये कब होता है, तो ये 1971 में होता है। और इसमें जो हम मतलब कि उन्होंने क्या लिखवा दिया कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 और जो आर्टिकल 368 है, और आर्टिकल 368 में क्या है, तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 इसमें संशोधन किया गया, यानी कि जो 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, इसमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। और ये निर्धारित कर दिया गया कि जो आर्टिकल 368 है इसमें जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के हिसाब से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और ये कब की बात है, ये है 24वें अमेंडमेंट एक्ट 1971 की बात। आगे चल कर के फिर आप देखेंगे कि एक अन्य मामला आता है, और वो अन्य मामला कौन सा है, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। सबसे इम्पोर्टेंट मामला यही है क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की जो थियरी है वो दी गई थी। तो इसमें क्या बातचीत की गई, इसमें केवल ये बातचीत की गई थी कि जो केशवानंद भारती मामला है उसमें ये बताया गया था कि जो हमारी संसद है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते जो मूल ढांचा है वो ना मतलब कि मूल ढांचे को टच ना करे। तो मूल ढांचा ना परिवर्तित हो, बाकी वो कहीं भी संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये मूल ढांचा क्या है, कल मैंने वीडियो में अपने बताया था, क्योंकि बताया था, दैट मीन्स थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था, क्योंकि मूल ढांचे को कोई डिफिनीशन इसकी सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं दी है, तो फिर हम लोग क्या ही बता देंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले डिसीजंस में वो बताते जाएंगे कौन सी जो है चीज़ें हैं जो संविधान के मूल ढांचे के तहत आती हैं, कौन सी हैं जो नहीं आती हैं।
आगे फिर आप देखेंगे कि आगे चल करके एक और संविधान संशोधन होता है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसे ये कौन सा संविधान है संशोधन है, तो ये है 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था, तो ये जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो अनुच्छेद 368 है, यानी कि जो आर्टिकल 368 है, इसमें एक खंड जोड़ा गया, एक नहीं 2 खंड जोड़े गए, खंड 4 और खंड 5। तो इसमें 2 खंड जोड़ दिए गए और ये व्यवस्था की गई कि इसमें जो है, यानी कि इस प्रकार किए गए जो संशोधन है उनको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी जाएंगी उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो शांत तो बैठेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो मतलब कि जुडिशल रिव्यू है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो फिर आगे चल के आप देखेंगे एक और केस आता है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला। तो कौन सा मामला है, ये है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला। और ये कब का मामला है, तो ये मामला है हमारा 1980 का, 1980 में आता है। और इसमें क्या बातचीत की गई, तो इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बताया अपने निर्णय में कि जो संविधान के आधारभूत लक्षण हैं उनकी रक्षा करना जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मतलब कि अनन्य अधिकार है। और जो भी चीज़ें हैं वो मतलब कि किसी भी संशोधन का जो रिव्यू है या जुडिशल रिव्यू है या न्यायिक पुनराविलोकन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो इसके पहले आपने देखा ना कि 42वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए थे, ये निष्प्रभावी हो जाते हैं इसी के साथ। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिले हुए हैं, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। और ऐसे कौन से अधिकार हैं, तो ऐसे टोटल 5 अधिकार हैं, ऐसे टोटल 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं, वो विदेशियों को नहीं दिए जाते। और वो हैं कौन से, तो उसमें आप देखेंगे आर्टिकल 15 आता है, आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, 30। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये टोटल 5 आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं, जिसमें हमने देखा है। लेकिन फिर देख लेते हैं अनुच्छेद 15, जिसमें आपको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 16 है जो कि लोक नियोजन में मतलब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता देता है। और तीसरा है वाक और स्वतंत्र मतलब कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चौथा है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और जो आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यक को अपने धर्म के प्रसार हेतु जो शिक्षण संस्थान है इनकी स्थापना करने का अधिकार। तो ये टोटल 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं। ये जो राइट्स हैं ये विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते। बाकी जो अन्य बचे हुए नागरिक हैं वो मतलब अन्य बचे हुए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो चाहे व्यक्ति भारत का नागरिक हो या ना हो, सभी को वो राइट्स मिलते हैं। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से राइट्स हैं जो विदेशियों को भी मिलते हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि शत्रु देश जो है उनको छोड़ करके, शत्रु देश में कौन आएगा, तो जैसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो गया, चाइना भी आ जाता है शत्रु देश के ही तहत, लेकिन पाकिस्तान तो आना ही है, ये तो एकदम मतलब तय रहा। तो वो कौन से अधिकार हैं जो मतलब भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मिलते हैं शत्रु देश को छोड़ करके। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 जो उसमें आप देखेंगे विधि के समक्ष समानता, ये भी सबको मिलता है। जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल जो 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये भी सबको मिलती है। और जो आर्टिकल 21 का है, हाँ आर्टिकल 21 का मैं शायद कल बताना भूल गई थी, आर्टिकल 21 का, तो जो आर्टिकल 21 का या आर्टिकल 21 है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 86वां संविधान संशोधन मतलब कि 86वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत इसको हमारे भारत के संविधान का हिस्सा बनाया गया। और ये 86वां संविधान कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, तो इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि जो राज्य है वो 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा है इसका प्रावधान करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार पूछा गया है, लेकिन मैं पता नहीं कैसे कल स्किप कर गई थी, अभी मैंने इसको बता दिया कि आर्टिकल 21A में ये बातें हैं। और इसके साथ और कौन सा है, तो जो आर्टिकल 22 है जिसमें कुछ मामलों में हिरासत और नज़रबंदी से संरक्षण की बात की गई है, आर्टिकल 22 ये भी विदेशियों को भी प्राप्त है। आर्टिकल जो 23 है बलात् श्रम वाला,
आर्टिकल 23 यानी कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम को निषेध किया गया है, ये भी दोनों को प्राप्त है। जो आर्टिकल 24 है, कारखानों आदि में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, ये भी विदेशियों और नागरिकों दोनों को भी प्राप्त है। जो आर्टिकल 25 है, धर्म को आपात रूप से मानने की जो स्वतंत्रता है, ये भी दोनों को प्राप्त है। जो आर्टिकल 26 है वो भी प्राप्त है, धार्मिक संस्थानों की स्थापना करना। और आर्टिकल जो 27 है ये भी है, आर्टिकल 27 जो है ये भी दोनों को प्राप्त है, यानी कि किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और जो आर्टिकल 28 है ये भी दोनों को ही प्राप्त है, यानी कि कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेश को जारी करने की स्वतंत्रता, ये कहाँ है, आर्टिकल 28 में। और ये भारतीय और विदेशी दोनों ही नागरिकों का मतलब दोनों ही लोगों को प्राप्त है। तो ये रही आज की अपनी क्लास। हमने आज फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से देख लिया। एक बार पूरा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक देख लेते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, एक बार 35 तक नहीं, केवल आर्टिकल 32 तक देखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक मतलब कि ओवरव्यू हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 12 है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 देखेंगे। जो हमारा आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में ये है मतलब कि किसी भी ऐसी विधि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगी वो उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जिस सीमा तक उल्लंघन करेगी। ये हमें कहाँ मिला हुआ है, तो ये हमें आर्टिकल 13 में मिला है। जबकि जो हमारा आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 14 विधि के समक्षमता, आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जबकि जो आर्टिकल 16 है वो क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। जबकि जो हमारा अनुच्छेद 19 है वो क्या कहता है, तो अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और जो अनुच्छेद 21 है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात है। और आर्टिकल 21 का में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद जो 22 है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण की बात करता है। जबकि जो अनुच्छेद 23 है वो क्या कहता है, तो जो अनुच्छेद 23 है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध की बात करता है। और जो अनुच्छेद 24 है वो बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। जो अनुच्छेद 25 है वो अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। जबकि जो हमारा अनुच्छेद 27 है वो किसी भी तरह के किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लिए जाएंगे। और अनुच्छेद जो 28 है वो राज्य के द्वारा अगर कोई वित्त पोषित संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जो हमारा अनुच्छेद 29 है वो क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और जो हमारा अनुच्छेद 30 है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। और जो अनुच्छेद 31 है वो रिवील हो चुका है। जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर। तो ये हमने पूरा का पूरा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 तक देख लिया। यही है टोटल फंडामेंटल राइट्स। ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती हैं डिटेल में, तो इसलिए कराया गया है ताकि अगर कुछ डिटेल में पूछ लें तब भी आपसे बन जाए। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब तो कर ही लें ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए, आप लोगों ने इतनी देर तक देखा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और लाइक शेयर तो करिए ही। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड जय हिंद।